हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए क्लास 10th त्रैमासिक परीक्षा 2022 और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान क्लास 10th। इसके हम आपके लिए 2 अंक में जो आपके क्वेश्चन आए थे उसके प्रश्न और आंसरों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपके मैंने सभी प्रश्न 2 अंक वाले शामिल किए हैं और उसके आंसर भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आया था आपका 6 नंबर का, तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने आपके लिए दोनों क्वेश्चन शामिल किए हैं, ऊपर वाला भी और इसके अथवा वाला भी। तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन था आपका, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। तो उसमें देखिए उत्तर इसका यहाँ से दिया है। कई बार जल माने पानी विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहते हैं। तो ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन था। इसके बाद में आपका जो 7 नंबर पे प्रश्न आया था वो है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन था, मृदा निम्नीकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, भूमि यानी जमीन के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मृदा निम्नीकरण कहलाता है। इसके बाद में इसका अथवा वाला भी क्वेश्चन मैंने शामिल किया है आपका। तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 7 नंबर पर, अथवा वाला, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को रोकना, यानी मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी 1 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 8 नंबर पर। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बांगर और खादर मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, में अंतर लिखिए। तो आपको अंतर लिखना था। तो देखिए, बांगर और खादर मृदा में 2 अंतर निम्न है। ये सभी प्रश्न 2 अंक वाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, यानी पुराना जो जलोढ़ होता है उसको बांगर मृदा कहते हैं, जबकि नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। खादर मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें खाद की मात्रा मिली होती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें दूसरा अंतर है, बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बांगर मृदा में फसल अच्छी नहीं होती है और खादर मृदा में फसल अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन था आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, 8 नंबर पे आया था आपका, काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो काली मृदा की कोई 2 विशेषता लिखना थी आपको। इसका उत्तर देखिए, सरल भाषा में मैंने सभी प्रश्नों और आंसरों
को बनाने की प्रयास किया है। तो देखिए काली मृदा की दो विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है इसका, काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी काली मृदा में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है, कपास की फसल होती है। दूसरा इसमें विशेषता है इसकी, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर का, जो आपका 9 नंबर पर आया था। इसमें देखिए शुद्ध निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत पंजाब एवं हरियाणा राज्य में है। वो भी कितना परसेंट है, 80% है। इसके बाद में 9 नंबर का अथवा वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अथवा वाला क्वेश्चन था आपका 9 नंबर पे आया था, सकल कृषक क्षेत्र कौन सा कहलाता है। तो इसका आंसर देखिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको इनको सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अवश्य लिखना है। अगला क्वेश्चन था आपका 10 नंबर पर, कार्न लॉ क्या था। तो इसमें इसका आंसर देखिए, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी और कृषि माने क्या होता है, खेती उत्पाद महंगे होने लगे। बड़े भूमस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने, ये आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा था इसमें, सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। किसके आयात पर, मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे ही कार्न लॉ कहा जाता है। उसमें आपका पूछा था कि सबसे पहले कार्न लॉ किस देश में लागू किया गया था, तो किस में लगाया था, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन था आपका 9 नंबर का, 10 का सॉरी, अथवा वाला क्वेश्चन है ये 10 नंबर का। तो इसका देखिए, सिल्क मार्ग से क्या आशय है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई, सिल्क मार्ग से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। तो इसका आंसर देखिए, आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया से दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों, यानी रेशम मार्ग भी बोलते हैं इनको, के रूप में दिखाई देता है। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। आगे देख लेते हैं, सिल्क माने रेशम मार्ग। सिल्क मार्गों से चीनी पोटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। तो ये था सिल्क मार्ग, यानी इसको रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 11 नंबर पर क्वेश्चन था, द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार क्या था। तो देखिए इसमें आंसर है द स्मिथफील्ड क्लब लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। ठीक है, मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे, जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त यानी खरीदे व बेचे की जाती थी। खरीद फरोख्त का मतलब होता है खरीदना और बेचना।
अगला क्वेश्चन इसका अथवा वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर हेनरी मार्टन स्टेनली कौन थे? तो इसका देखिए आंसर यहाँ से, सर हेनरी मार्टन स्टेनली एक पत्रकार और खोजी थे, खोज करते थे और ये पत्रकार भी थे। अगला क्वेश्चन है आपका रिंडरपेस्ट। अगला क्वेश्चन था आपका 12 नंबर का, रिंडरपेस्ट से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, यानी बीमारी कौन सी थी? पशु रोग था, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियाँ किसको बोलते हैं? पशुओं को बोलते हैं। में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। रिंडरपेस्ट बीमारी ने 90% मवेशियों यानी पशुओं को मौत की नींद सुला दिया। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अथवा वाला 12 नंबर का अथवा का क्वेश्चन है जी। ये देखिए 12 नंबर का, गिरमिटिया कौन थे? ठीक है, इसका आंसर देखिए, गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। 19वीं सदी में भारत और चीन से लाखों मजदूरों को मालिक बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर देशों में अनुबंध पर ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वह स्वदेश माने क्या होता है? अपने देश लौट सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन था ये दास प्रथा वाला, नई दास प्रथा से क्या आशय है? तो उसमें देखिए बहुत वैसा क्वेश्चन है ये। इसमें जो हमारे मजदूर थे, अनुबंधित मजदूर थे, जो विदेशों में जाया करते थे काम के लिए, तो उसके बारे में इसमें वर्णन है। देखिए भारतीय अनुबंधित श्रमक माने क्या होता है? मजदूरों को काम करवाने के लिए मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह मॉरिशस व फिजी में ले जाया जाता था। तमिल आप्रवासी सीलोन पहले श्रीलंका हुआ करता था, इसका पुराना नाम है श्रीलंका का ये सीलोन, और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम में चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को आगे देखते हैं इसको। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाली उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है मजदूरों को नहीं बताया जाता था। यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या करना होगा, और नई जगह पर काम व जमीन की हालात कैसे होंगे, तो ये मजदूरों को नहीं बताया जाता था। कहाँ ले जाना है, किस मार्ग से जाएंगे और उनको वहाँ पर कितनी मजदूरी दी जाएगी, तो ये कुछ नहीं बताया जाता। इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। इसके आगे देख लेते हैं। बहुत सारे आप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट क्या करते थे? उनका अपहरण कर लेते थे। क्या करते थे? अपहरण कर लेते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को
बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया है। बागानों में कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वहाँ वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह की जीवन एवं कार्य, अगला देख लेते हैं। जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थीं और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को नहीं थे। इसके बावजूद मजदूर ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़ लिए जाते थे तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। तो ये थी आपकी नई दास प्रथा। अगला क्वेश्चन था आपका होसे। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, ओसे से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे नाम दिया गया। इसको क्या कहते थे? इमाम हुसैन के नाम पर। किसके नाम पर दिया गया होसे नाम? इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। अगला क्वेश्चन था आपका 14 नंबर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहले तो इसके परिभाषा देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहते हैं इसको। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी उत्पादन यानी पैदा करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। अब इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियाँ कौन सी गतिविधियाँ हैं? कृषि यानी खेती आती है, डेयरी आती है, और वानिकी आती है। वानिकी यानी जंगल वन। पशुपालन आता है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन माने क्या होता है? मछली पालन। आप ऐसे मत्स्य पालन नहीं लिख पाएँ तो आप मछली पालन लिख सकते हैं। मुर्गी पालन एवं खनन आदि सम्मिलित हैं। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। तो इनमें से कोई भी आप 2 पूछे तो 2 लिख देना, 4 पूछे तो 4 लिख सकते हो। और जब इसकी परिभाषा पूछें तो प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ से आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका अथवा वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चनों में से एक फिर आएगा दोबारा से। प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र की गतिविधि के बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था आपका तृतीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में क्या करती हैं? मदद करती हैं। उन्हें तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियाँ होती हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करती हैं? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। उन्हें तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। अब तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो देखिए तृतीय क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियों के नाम: शिक्षक है, डॉक्टर है, नाई, धोबी, वकील, बूथ यानी भूत क्या होता है? जो अपन वोट के डालते समय बनाया जाता है। परिवहन यानी आवागमन के साधन, बैंक, संचार जिससे हमें खबरें मिलती हैं, ATM जिससे हम पैसा निकालते हैं, कॉल सेंटर जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात करते हैं, दर्जी, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इंटरनेट कैफ़े, व्यापार, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये तृतीय क्षेत्र की गतिविधि के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी से क्या आशय है? तो देखिए इसका आंसर है प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहा है
परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यानी प्रत्येक व्यक्ति घर में कुछ न कुछ काम कर रहा है, खेत पे कर रहा है, लेकिन उसको पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। यानी जो उनकी क्षमता है उससे क्या करते हैं, कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। यानी छिपी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी एक ही बात होती है। अगला क्वेश्चन था आपका प्रचंड बेरोजगारी अथवा वाला। इसमें था आपका क्वेश्चन 15 नंबर पर, प्रचंड बेरोजगारी को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, प्रचंड बेरोजगारी का उदाहरण है जी, प्रचंड बेरोजगारी, इसको छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। उदाहरण के लिए, एक परिवार के पास खेती के लिए एक भूखंड है, यानी जमीन है, ठीक है। उस परिवार में कुल 9 लोग हैं, यानी एक परिवार है, उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है। तो उस परिवार में कुल कितने लोग हैं? 9। वे सभी लोग उसी खेत में काम करते हैं, ठीक है। यदि इनमें से 4 लोगों को काम से हटा लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। यानी ये लोग 9 लोग हैं, इनमें से यदि 4 लोगों को काम से हटा लिया जाए तो उत्पादन यानी पैदावार, खेत में जो पैदा होता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 4 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार हैं, ठीक है, होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। यानी खेत में एक परिवार में 9 सदस्य हैं, उनमें से उनके पास एक छोटी भूमि का टुकड़ा है, उसमें काम करने वाले सभी लोग लगे हुए हैं। यदि 4 लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो भी खेत में जो पैदावार होगी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन था आपका, प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के 2 सुझाव लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में सुधार 2 सुझाव क्या हैं? पहला पॉइंट है इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बीजों, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान रहते हैं उनके लिए बीजों, उर्वरक माने खाद एवं कृषि उपकरणों के लिए स्थानीय बैंक द्वारा उचित ब्याज दरों पर साख को क्या बोलते हैं? ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। यानी जिससे किसान समय पर अपना बीज ले सकें, उर्वरक यानी खाद ले सकें, और कृषि के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है उनको वो ले सकें। अगला पॉइंट था इसमें, दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उसे बढ़ावा देना जहां बहुत सारे लोग नियोजित किए जा सकें। नियोजित करना माने काम कर सकें, ठीक है, जिससे अतिरिक्त रोजगार सृजन हो सके, जिससे उनको अतिरिक्त रोजगार मिल सके कृषि के अलावा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? अथवा वाला क्वेश्चन है जी। तो इसमें देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बोलते हैं इसको। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों के योगफल को देश की सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू, इसको क्या कहते हैं? जीडीपी। इसका फुल फॉर्म है, जी का मतलब है ग्रॉस, और डी का मतलब है डोमेस्टिक, और पी का मतलब है प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस माने क्या होता है? सकल, और डोमेस्टिक माने होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? इनमें
प्राथमिक क्षेत्र लगभग 15 इसका परसेंट होता है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 17% होता है एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 68% होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तृतीय क्षेत्र का योगदान है। किसका योगदान है? तृतीय क्षेत्र का। इसमें पूछा था एक आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि किस क्षेत्र का जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान होता है, तो किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन है आपका मनरेगा। मनरेगा गरीबी उन्मूलन में किस प्रकार सहायक हो रही है, लिखिए। तो देखिए, भारत सरकार ने भारत के लगभग 625 कितने जिलों 625 जो भारत के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में कितने दिन 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका अथवा वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, निजी क्षेत्र क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। यह इसमें बढ़िया की मात्रा और लगा लेना आप। तो उत्तर देखिए, निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व माने क्या होता है? मालिक। और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। ठीक है, होता है या होती है। उदाहरण के लिए इसमें जो निजी क्षेत्र के उदाहरण है कौन से? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये इसको क्या बोलते हैं? टिस्को। अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी निजी स्वामित्व में है। तो ये थे आपके 2 अंक वाले प्रश्न। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके अगली परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को सभी को अपनी कॉपी में प्रश्न और उत्तर सहित जरूर नोट करना है। आपको पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर 1 लाइन का गैप करना है, फिर अगला प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है, फिर 1 लाइन का गैप करना है। इस प्रकार आपको लिखना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।